उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं और अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तुएं। राष्ट्रीय आय की जब अपन बात करते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने स्टॉक और प्रवाह के बारे में बात की, हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात की, हमने आय के चक्राकार प्रवाह के बारे में बात की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आय के चक्राकार में वस्तुओं और सेवाओं को उनके प्रयोग की अवधि के आधार पर जो वर्गीकृत किया जाता है उनकी बात कर रहे हैं। आय के चक्राकार प्रवाह में वस्तुओं और सेवाओं उनके प्रयोग की अवधि के आधार पर मुख्यतया दो भागों में बांटा जाता है, जिनमें उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं और अंतिम व मध्यवर्ती वस्तुएं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ आइसक्रीम। आप लोग आइसक्रीम खरीदते हैं, उसको खरीदने के तुरंत बाद उसका उपभोग कर लेते हैं, तो वो उपभोग वस्तु है। अर्थात वे सभी वस्तुएं जिनका पूरा का पूरा उपभोग उनको खरीदने के तुरंत बाद हो जाता है, उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। हम अब कोई भी वस्तु या सेवा का जो खरीद है वो क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या संतुष्टि के लिए हम उन वस्तुओं और सेवाओं का परचेजिंग करते हैं, खरीद करते हैं। तो हमें उन वस्तुओं के खरीदने के तुरंत बाद अगर अपन उसका उपभोग कर लेते हैं तो वो वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। व्यावसायिक फर्में सपुर्दगी के लिए उन वस्तुओं और सेवाओं का भंडारण करके रखती हैं कि भाई कोई भी ग्राहक आएगा और उसे उस वस्तु या सेवा को तुरंत प्रदान कर दिया जाएगा, तो वो वस्तुएं उपभोग वस्तुएं ही होती हैं। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इन्हीं उपभोग वस्तुओं के मूल्यों को समावेशित करते हैं, उनको ही उसमें जोड़ते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ये उपभोग वस्तुएं ही अंतिम वस्तुएं होती हैं, क्योंकि इसके बाद इनमें किसी भी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया से इन्हें गुजरना नहीं होता। इनमें किसी भी प्रकार की कोई लागत जोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए ये वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन अब अगला प्रश्न उठता है कि पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं की जब अपन बात करते हैं तो पूंजीगत वस्तुओं में वे वस्तुएं आती हैं जो कई वर्षों तक उत्पादन के काम आती हों, जो टिकाऊ किस्म की है। टिकाऊ मतलब जो कई वर्षों तक काम आएगी, और वो सबसे बड़ी खूबी उसमें ये होगी कि वो उत्पादन के काम में ली जाएगी। वो वस्तु टिकाऊ वस्तु पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। जैसे कोई मशीन है, जैसे कोई औजार है, जैसे नहर है, बिजली संयंत्र हैं, ये सब पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन जब अपन उपभोग वस्तुओं में और टिकाऊ पूंजीगत वस्तुओं में फ़र्क करते हैं तो कुछ और बातें निकल कर आती हैं कि जो उपभोग वस्तुएं होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। जैसे मैंने अभी आपसे आइसक्रीम का उदाहरण लिया, आपने आइसक्रीम खरीदी और उसका तुरंत उपभोग कर लिया, तो ये गैर टिकाऊ है, ये वस्तु गैर टिकाऊ वस्तु है। चिप्स की मैंने आपसे बात की, चिप्स का पैकेट अगर आप लेते हो तो चिप्स के पैकेट को आप तुरंत उपभोग कर लेते हो, तो गैर टिकाऊ वस्तु है। परंतु रेडियो, टेलीविज़न, वाहन, ये सब क्या है? टिकाऊ वस्तु है। ये सब क्या है? टिकाऊ वस्तु हैं। लेकिन इन टिकाऊ वस्तु को आप अपने निजी प्रयोग के लिए काम में लेते हो तो ये उपभोग वस्तुएं हैं। परंतु अगर इन वस्तुओं का आप उत्पादन में उपयोग लेने लग गए तो ये वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं कहलाएंगी। उदाहरण, आप उदाहरण लीजिए कि एक सिलाई मशीन है
जिसका उपयोग घर पे गृहिणियाँ करती हैं। वो सिलाई मशीन जब तक गृहिणियाँ घर पे उपयोग में लेती है तो वो वस्तु उपभोग वस्तु है। लेकिन उसी सिलाई मशीन से एक गृहिणी कपड़े सिलकर लोगों को देती है या व्यापार करती है, विक्रय करती है या किस लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं उस कपड़े को सिलकर। जैसे घरों में कई औरतें सिलाई का कार्य करती हैं जिसमें लोगों के कपड़े सिलकर भी वो देती हैं, जिसके बदले में वो मूल्य प्राप्त करती हैं, तो वो मशीन पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। ये मैंने आपको उद्योग और पूंजीगत वस्तु में फ़र्क बताया। उसके बाद हम लोग जो बात पे आते हैं वो आती है अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपभोग या उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है, जैसे तैयार भोजन एक उपभोक्ता उपभोग करता है और एक पंप सेट है, ट्रैक्टर है, इसका भी उपयोग किया जाता है। परंतु इन दोनों चीज़ों का कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, तो इस प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। अब आप लोग इसको सिंपल लाइन में समझिए कि वो वस्तु जो दूसरे कारखाने के लिए या किसी दूसरी फैक्ट्री के लिए या किसी दूसरे उत्पादन फर्म के लिए कच्चे माल का काम नहीं करती हो, जिसका वहीं पे उपयोग हो जाता हो, तो वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक किसान गेहूं बेचता है और अगर किसी ने गेहूं खरीदा एक और उसको स्वयं चक्की से पिसा और स्वयं उपयोग कर लिया, तो वो वस्तु वहीं पे अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन उसी गेहूं को किसी आटा चक्की वाले ने खरीदा और उस आटा चक्की वाले ने खरीदकर उससे आटा पीसकर गांव यानी विक्रय किया, तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। साथ ही उदाहरण लीजिए कि अगर उसी आटे को उस चक्की वाले से खरीदकर किसी ग्राहक ने उपयोग में किया, तो उस ग्राहक के लिए वो अंतिम वस्तु होगी। लेकिन अगर उसी आटे को किसी बेकरी वाले ने खरीद लिया और उसने उससे बिस्किट बनाए और बिस्किट बना के या ब्रेड बनाकर विक्रय किया, तो वो वस्तु मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। उदाहरण एक और देता हूँ, दूध का। अगर आप किसी भी प्रकार का दूध हर व्यक्ति के घर में आता है, अगर आप उस दूध को घर पर खरीद कर काम में लेते हैं, घर पर आप उससे चाहे पनीर बनाएं, चाहे दही जमाएं, चाहे आप उसकी मिठाई बनाएं, चाहे खोया बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो वो अंतिम वस्तु होगी, क्योंकि आपने उसमें किसी भी प्रकार की कॉस्ट ऐड नहीं की है, लागत को उसमें नहीं जोड़ा है, तो वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। लेकिन अगर वही दूध किसी हलवाई की दुकान पे गया और हलवाई ने उससे पनीर बनाया या रसगुल्ला बनाया या फिर कोई भी मिठाई बनाई, तो वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मध्यवर्ती वस्तु और बता दूं क्या होती है। मध्यवर्ती वस्तु वो होती है जो सामान्यतः अर्धनिर्मित वस्तु होती है अथवा कच्चे माल के रूप में बेची जाती है। इसमें सभी प्रकार की अर्धनिर्मित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दूसरी एक फैक्ट्री के लिए या उत्पादन फर्म के लिए कच्चे माल के रूप में काम में आती है, यानी उसको अभी उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों पहनने के कपड़े तैयार करवाने के लिए रुई, धागा, ये सब क्या हैं? ये सब मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जिन्हें अर्धनिर्मित वस्तुएं भी कहते हैं। शायद आपको उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं समझ में आ गई होगी। मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए सकल निवेश और शुद्ध निवेश का आएगा,
उसके बाद मैं आगे और भी घरेलू सीमा, सामान्य निवासियों की अवधारणा, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय की अवधारणा, ये सब समझाऊंगा। आपको इस वीडियो में या समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे अपने मैसेजेस के माध्यम से पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार से मैं आपकी शंका समाधान के लिए हर वक्त उपलब्ध हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। आप मुझे जितना प्रमोट करेंगे उतना ही आपके लिए काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।